नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके कोचिंग क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 9 का समकालीन भारत जो है इतिहास का जो पार्ट है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। और ये जो प्रश्न है आपके आगामी अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से हमने आपका ये प्रश्न पत्र तैयार किया है। जो भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं हूबहू वैसे ही प्रश्न आपको उसी पार्ट से उसी तरीके से उसी पैटर्न से आपको पूछे जाने वाले हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम ये संकलन लेके आए हैं। बिना ज़्यादा समय गंवाए करते हैं शुरू और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न है वो पहले पार्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप है। रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? जो ये किताब दी गई है रूसो द्वारा, एक दार्शनिक है, उनके द्वारा जो लिखित किताब है उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो रूसो द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके अलावा जो अन्य पुस्तक है उनकी अगर बात करें तो उसके अंदर है जो दे रखा है द टू टीट्राइज ऑफ गवर्नमेंट। ये बच्चों है जॉन लॉक, एक जॉन लॉक है उनकी पुस्तक है। उसके अलावा जो अगली पुस्तक दे रखी है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये है बच्चों माउंटेस क्यू करके एक दार्शनिक है पश्चिमी उनकी है। और जो दास कैपिटल किताब है बच्चों वो है कार्ल मार्क्स की। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? जो फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई और उसके द्वारा जो समान अधिकारों की बात की गई तो उसी के लिए है जी महिलाओं को जो है मताधिकार कब प्रदान किया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो है महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त हुए 1946 में। 1946 में जाकर के है जो बच्चों फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान हुआ। उससे पहले काफ़ी उनकी जो है फ्रांस के अंदर क्रांतियाँ हुई, लेकिन सभी क्रांतियों में सुधार तो हुआ लेकिन महिलाओं को मताधिकार के योग्य नहीं समझा गया। 1946 में जाकर जो बच्चों महिलाओं को मताधिकार देने का जो है अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? जो नेपोलियन जो बोनापार्ट है जो फ्रांस के जो सम्राट थे अपना आप को कब घोषित किया? फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी 1789 की, उसके अंतर्गत काफ़ी सुधार हुए और है जो नेपोलियन उस क्रांति का नेतृत्व भी किया, सेनापति बना, काफ़ी युद्ध भी लड़े। लेकिन एक दिन है जो ऐसा भी आया कि उसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। और जो इसका प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर होगा बच्चों वो है 1804। 1804 में है जो बच्चों नेपोलियन ने है जो स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था बच्चों। ठीक है, और 1804 में ही फ्रांस के अंदर नेपोलियन ने समान नागरिक संहिता भी लागू की थी, सिविल कोड के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो नेपोलियन ने 1804 के अंदर है जो स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों 1914 तक रूस में किन धर्मावलंबियों का बहुमत था? जो रूस के अंदर वैसे तो है जो सभी जो ईसाई थे लेकिन उसके अंदर ईसाइयों के अंदर भी है जो अलग अलग धर्मावलंबी थे, उसमें से कौन से जो धर्मावलंबी थे उनका अधिक है जो रूस के अंदर प्रभाव था? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑर्थोडॉक्स। जो ऑर्थोडॉक्स जो पंथ था ईसाई धर्म का उन्हीं के अंदर है जो रूस के अंदर 1914 तक जब तक क्रांति नहीं हुई थी जार के विरुद्ध तब तक है जो बहुत अधिक उनका प्रभाव था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके
अर्थशास्त्र वाले पार्ट से लिया गया है कि जब कीमतें बेहिसाब से बढ़ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर जब बाजार में कीमतें जब बेहिसाब हो जाती है, बेलगाम हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, अति मुद्रास्फीति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है बच्चों की जो मार्केट है उसके अंदर मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है, क्रय शक्ति जो होती है बच्चों वो क्या हो जाती है, घट जाती है, या फिर आप कह सकते हैं क्रय शक्ति कम हो जाती है और मार्केट के अंदर है जो बहुत सारी मुद्रा आ जाती है, लेकिन इससे जो मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। और इसके विपरीत का जो अर्थ होता है मुद्रा का संकुचन। जो मुद्रा का संकुचन होता है उसके अंदर मुद्रा है जो मार्केट में मुद्रा की जो पूर्ति होती है, ठीक है बच्चों, वो सरकार द्वारा कम कर दी जाती है और जो महंगाई है उसको कम करने का ये एक उपाय होता है। ठीक है बच्चों, मुद्रा की जो क्रय शक्ति इसके अंदर बढ़ जाती है और इसके अंदर मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है और मुद्रास्फीति अधिक होती है, तो इसका मतलब महंगाई क्या हो गई है बच्चों, बढ़ गई है, महंगाई बढ़ जाती है। मान लो कि अगर महंगाई बढ़ गई है तो आप जो चीज़ 10 रुपए की मिल रही थी वो 50 रुपए के हिसाब से मिलेगी, तो आपको अधिक, और आपके हाथ में पैसे तो अधिक होंगे लेकिन उनके द्वारा जो चीज़ें खरीदी जाएगी वो आपको कम मात्रा में मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये होता है मुद्रास्फीति। और अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अगला जो प्रश्न है बच्चों एक बार फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट से है। नाज़ीवाद, जिसे आपको कई बार किताबों में नाज़ीवाद के नाम से भी लिखा मिलेगा ये वर्ड आपको। नाज़ीवाद का उदय कहाँ हुआ था, जो ऑप्शन में दे रखा है कि नाज़ीवाद का उदय कहाँ हुआ था, वो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या भारत में। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है जर्मनी में। जर्मनी में नाज़ीवाद का उदय हुआ था बच्चों। और जो इसका नाज़ीवाद जो ये भावना जागृत करने वाला था वो था एडोल्फ हिटलर। ठीक है बच्चों, जर्मन चांसलर बना आगे जाके ये एडोल्फ हिटलर है जो उसने जर्मनी में है जो नाज़ीवाद का उदय किया और नाज़ीवाद की भावना जागृत की और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए उन्होंने जो काफ़ी कार्य भी किए कि यूरोप में हम सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान हैं और हमारे समान और अन्य कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों भारत से संबंधित है। औपनिवेशिक काल में भारत में वन विनाश का मुख्य कारण क्या था। जब अंग्रेजों का यहाँ पर आता औपनिवेश था भारत इंग्लैंड का, उस समय है जो सर्वाधिक रूप से है जो वनों का विनाश हुआ, तो उसका मुख्य कारण क्या था। और देखते हैं ऑप्शन में, पहला कृषि का विस्तार, रेलों का विस्तार, बागानों का विकास या उपयुक्त सभी। जो बच्चों इसका सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यूँ हो गए बच्चों, जब अंग्रेजों का यहाँ पर राज था, कंपनी का जब शासन था, उपनिवेश के अंदर थे, तो अंग्रेजों ने जो भी कार्य किए अपने फायदे के लिए किए। उसने अंग्रेजों द्वारा भारत की जो मिट्टी है, संसाधन है, ठीक है, उनके बारे में कोई विशेष लगाव नहीं रखा। उनका एक ही उद्देश्य था, केवल धन कमाना, अधिकतम लाभ। तो उन्होंने कृषि का विस्तार भी किया। ठीक है बच्चों, अधिक कृषि का विस्तार करने के लिए नए नए खेत या भूमि तैयार की, कृषि भूमि। उसके लिए उन्होंने बड़े बड़े जंगल काटे, बड़े बड़े जंगलों का है जो विनाश किया। ठीक है बच्चों, रेलों के विकास के लिए, रेलों के विस्तार के लिए भी उन्होंने वनों को जो है काटना प्रारंभ किया। इसके लिए दो तरीके, जहाँ रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है वहाँ पर भी काटा गया, और रेलवे ट्रैक के अंदर जो एक लकड़ी की जो फट्टा लगाया जाता दोनों ट्रेन जो वो है रेल की पटरियाँ उनके बीच में, ठीक है बच्चों, जिसे स्लीपर्स बोला जाता है, रेल स्लीपर्स, उनके लिए भी है जो इन्होंने वनों को काटा। बागानों का विकास किया। बागानों का विकास, भारत के अंदर पहले पूर्व में चाय नहीं थी। अंग्रेज जब आए तो अपने साथ चाय भी लेते आए। उससे पूर्व चाय थी लेकिन इतनी बड़े स्केल के, बड़े पैमाने पर व्यापारिक खेती के लिए नहीं की जाती थी। अंग्रेजों ने चाय व कॉफ़ी के बागानों के लिए बहुत बड़े वन क्षेत्र को काट डाला और वहाँ पर नए नए चाय के बगीचे स्थापित किए। तो ये सभी जो कारण है मुख्य थे वही है जो औपनिवेशिक काल में वन विकास के लिए जिम्मेदार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न
ज्योग्राफी के पार्ट से लिया गया है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं। ये अपने राजस्थान से संबंधित है और स्पेशली पश्चिमी राजस्थान से। मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है बरखान, तराई, भाबर या टिब्बे। जो सही उत्तर है बच्चों उनका होगा बरखान। बरखान क्या होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान में या जो अपना इलाका है जहाँ रेत होती है वहाँ पर हवा की दिशा के साथ साथ में इस टाइप की एक संरचना बन जाती है और अर्धचंद्राकार होते हैं। जैसे हवा चलती है उसके समानांतर बालू रेत है जो हल्की होती है, उड़ती रहती है और इस प्रकार का एक नया स्ट्रक्चर तैयार करती है और अर्धचंद्राकार ये कहलाते हैं बरखान। ठीक है बच्चों। इसके अलावा तराई की बात करें तो तराई वो क्षेत्र है जहाँ से नदियाँ हैं जो वापस पहाड़ों से निकल के मैदानों में आती है। ठीक है। और कुछ कुछ दलदली इलाका होता है यहाँ पर, पहाड़ों से निकलने के बाद जो मैदान बनते हैं वो तराई क्षेत्र कहलाता है, पहाड़ों के नीचे की तरफ। और भाबर, खादर, बांगर और भाबर, भाबर भूमि होती है जो खादर और बांगर के बीच में जो कंकड़दार इलाका होता है तराई क्षेत्र के पास का, वो कहलाता है। और टिब्बे ये रेत के टीले हुआ करते हैं बच्चों। ठीक है। बालू मिट्टी के टीले वो कहलाते हैं। जो सही उत्तर है अपना वो है बरखान। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सा आपके लिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में है। कृष्णा नदी या कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है वो देखना, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा या उपरोक्त सभी। जो इसका सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो तुंगभद्रा, कोयना और भीमा है, जो ये तीनों है जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है बच्चों। ये कृष्णा नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी जो सहायक है तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदी। ठीक हो। और ये जो तुंगभद्रा जो कृष्णा नदी है ये महाबलेश्वर की पहाड़ियों से है जो बच्चों उद्गम इसका है जो होता है। ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और अंततः है जो पूर्वी घाट की तरफ बंगाल की जो खाड़ी है उसके अंदर ये समाहित हो जाती है। ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला जो प्रश्न है सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय या निश्चय है जो किसके अंदर है। मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है कि सिमलीपाल जीव निश्चय है जो कौन से राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। जो इसका सही उत्तर होगा बच्चों वो है ओडिशा। ओडिशा के अंदर है जो बच्चों ये सिमलीपाल राष्ट्रीय जैव मंडल है जो बच्चों वो स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरबन जो क्षेत्र है उसके अंदर भी है। ठीक है। टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर एकमात्र है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। ठीक है बच्चों, जिसे आप नेशनल जूलॉजिकल गार्डन के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है। तो सही उत्तर होगा बच्चों इसका ओडिशा। सही उत्तर क्या है बच्चों इसका ओडिशा। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो आपके लघुतरात्मक प्रश्नों के अनुसार है कि जो पहला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में या 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में जो है बटा हुआ था। जो फ्रांस है उसके अंदर सम्राट था और उसके बाद में जो कार्यकारिणी कार्य करती थी वो लगभग 3 स्टेटों में जो है बटी हुई थी। जो 3 स्टेट्स थे उसके अंदर जो पहला स्टेट था प्रथम स्टेट, जिसके अंदर है जो बच्चों पादरी वर्ग हुआ करता था। जिसे भी चर्च थे उनके जितने भी पादरी थे वो प्रथम स्टेट के अंदर आया करते थे। और जो द्वितीय स्टेट था सेकंड वाला, ठीक है बच्चों,
द्वितीय स्टेट, तो स्टेट जनरल की जो द्वितीय पार्ट था वो था कुलीन वर्ग का, जमींदार वगैरह है और जो भी वहाँ पे जमींदार हैं, जो जिस प्रकार के ठाकुर टाइप के अपने होते उस टाइप के कैंटेन थे, उन सभी के वर्ग के लोग द्वितीय स्टेट में आते थे। और जो तृतीय स्टेट जनरल था उसके अंदर आते थे सामान्य वर्ग, उसमें व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, नौकर आदि है जो इसके अंदर रहा करते थे शामिल। और इन्हीं के द्वारा है जो फ्रांस के जो सम्राट थे उनको सलाह ली जाती थी और यही है जो चुनावों में भाग लिया करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात यह थी कि प्रथम और जो द्वितीय स्टेट है उन्हीं को ही मत देने का अधिकार था और व्यक्तिगत रूप से, और जो तृतीय स्टेट था उन सभी के मत का मूल्य मात्र पूरे स्टेट का ही एक मत का मूल्य माना जाता था। इसी वजह से जो है फ्रांस के अंदर काफ़ी समय तक इनका चुनाव नहीं हुआ था, तो इसी वजह से फ्रांस के लोगों में नाराजगी भी थी और स्टेट जनरल का चुनाव है जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान करवाया गया था वापस। अगला जो प्रश्न बच्चों, विचारधारा के आधार पर रूस में समाजवादियों के दो मुख्य दल कौन से थे? जो रूसी क्रांति थी, समाजवादी क्रांति, ठीक है बच्चों, जार के विरुद्ध 1914 में जो हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो रूस के जो समाजवादी थे उनके दो मुख्य दल कौन कौन से थे? जो समाजवादी क्रांति के जो प्रणेता थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके अंदर भी विचारधाराओं के लेके कुछ है जो आपसी मतभेद थे। उसके अंदर दो दल बटे हुए थे बच्चों। वो पहला तो है बोल्शेविक दल और दूसरा है मेंशेविक दल। दो दलों में जो समाजवादी क्रांति है वो बटे हुए थे। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में कांग्रेस में भी दो भाग थे, अलग अलग, गर्म दल और नरम दल। उस प्रकार से ही जो समाजवादी जो पार्टियां थी, समाजवादी दल थे रूस के, उसके अंदर भी दो भागों में वो बटे हुए थे। उनकी विचारधारा अलग अलग थी। क्रांति की जो क्रांति का स्वरूप है उसको लेके उनकी विचारधाराएं अलग अलग थी। अगला प्रश्न आपके भारत और उसके जो पड़ोसी देश है उससे लेकर है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, उनका नाम लिखना है। अगर अपन थोड़ी सी अगर आउटलाइन के हिसाब से, भारत के नक्शे के हिसाब से बात करें, अगर भारत के नक्शे के हिसाब से अगर अपन बात करें थोड़ी सी, तो भारत के जो सबसे उत्तर की तरफ है जो बच्चों बात करें तो यहाँ पर कुछ मात्रा में है, जो कुछ दूरी पर है जो अपना अफगानिस्तान देश पड़ता है, ठीक है बच्चों। और थोड़ा आगे चले तो यहाँ से लेके यहाँ तक चीन, और उसके पास में है जो अपना अगला जो पड़ोसी देश है वो है नेपाल, और नेपाल के पास में इस जगह जो अगला अपना देश है वो है पड़ोसी भूटान। और भूटान के बाद में इस तरफ जो देश पड़ता है पूर्वोत्तर की तरफ, जो अरुणाचल प्रदेश के पास, वो है अपना म्यांमार। और दक्षिण की तरफ बात करें तो श्रीलंका। और जो ये जो इलाका है बच्चों बीच में वो है अपना पश्चिम बंगाल के पास बांग्लादेश। और जो अंतिम जो बचा है वो है बच्चों कश्मीर से लेके गुजरात तक का पाकिस्तान। तो जो पड़ोसी देशों के नाम देख लो, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव की जो बात है बच्चों वो जो लक्षद्वीप है उससे थोड़ा नीचे की तरफ है, ठीक है बच्चों। लक्षद्वीप से थोड़ा नीचे की तरफ है जो मालदीव, अपने पड़ोसी देश की श्रेणी में उसको भी रखा जाता है, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो बच्चों वो है हिमालय से लेकर भौतिक स्वरूप। थोड़ा बड़े वाले जो प्रश्न आएंगे आपके उसके अकॉर्डिंग है। इसमें जो प्रश्न पहला, हिमालय के 3 प्रमुख विभाग नहीं है बच्चों, ये भाग है। हिमालय के प्रमुख भागों के जो नाम है वो आपको पता करने हैं कि दक्षिण के क्रम में बताए, उत्तर से दक्षिण, हिमालय के उत्तर से दक्षिण के क्रम में है जो आपको भाग बताने हैं। जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में हिमालय के जो प्रमुख है उसको 3 भागों में जो बच्चों बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की तरफ इसको 3 भागों में बांटा गया। जो हिमालय का उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो है महान या आंतरिक हिमालय, ठीक है, या हिमाद्री कहा जाता है। जो बच्चों ये है जो सबसे हिमालय का सबसे उत्तरी भाग,
जो उत्तरी भाग है बच्चों हिमालय का सबसे, वो है महान हिमालय, चाहे आंतरिक हिमालय कह लो चाहे इसे हिमाद्री कह लो। और ये है जो बच्चों, ये जो इलाका है हमेशा बर्फ से ढका रहता है और जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर से अधिक है। और इसी इलाके में बच्चों, महान हिमालय के इलाके में हिमाद्री में ही आपको हिमालय और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है जो आपको देखने को मिलेगा और सर्वाधिक है जो ये ऊंचाई पर है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और दूसरी बात, यहाँ पर हिमनद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के अंदर हिमनद पाए जाते हैं। और हिमनद से ही पता है आपको, सदावाहिनी जो अपनी नदियां हैं उनको अनवरत रूप से जल प्राप्त होता है। जो महान या आंतरिक हिमालय की बात करें, हिमाद्री की, ये हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर खूब सारे हिमनद पाए जाते हैं और इसी महान हिमालय में ही आपको माउंट एवरेस्ट पर्वत है जो देखने को मिलेगा, वो स्थित है नेपाल के अंदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जो अगला पार्ट है वो है निम्न हिमालय। निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय। जो निम्न हिमालय, चाहे आप हिमाचल हिमालय कह लो चाहे इसे आप मध्य हिमालय भी कह लो, जो ये वाला जो पार्ट है बच्चों बीच का, वो है मध्य हिमालय। ठीक है, जो बीच में है वो है मध्य हिमालय, चाहे आप हिमाचल हिमालय कह लो। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो इसकी औसत जो ऊंचाई है वो है 4500 मीटर से ऊपर की तरफ, और जो इसकी जो चौड़ाई है मध्य हिमालय की वो 40 से 100 किलोमीटर के दायरे में इसकी चौड़ाई है। और इस क्षेत्र के अंदर है जो मध्य हिमालय है, जो इसका सर्वाधिक विस्तार है जो बच्चों आपको असम में देखने को मिलेगा। मध्य हिमालय का सर्वाधिक विस्तार असम में देखने को मिलेगा। और दूसरी बात करें तो इसी क्षेत्र में दून पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं? दून। नदियां हैं जो अपने साथ में रेत और मिट्टी बहा कर लाती है और मैदानों में छोड़ देती है, वहाँ पर जो दून बनते हैं, जैसे देहरादून। ठीक है बच्चों, और मर्ग भी बनते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस प्रकार से। और जो अगला हिमालय है तीसरा, जो सबसे बाहरी हिमालय है और भारत के अंदर की तरफ है, वो है बच्चों शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी है बच्चों? शिवालिक। जो शिवालिक हिमालय है या बिल्कुल जो बाहरी हिमालय है वो भारत के आंतरिक तरफ में है और इसकी ऊंचाई है जो 3000 से 4500 मीटर के बीच है। ठीक है बच्चों, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, उत्तर से दक्षिण की तरफ। सबसे उत्तर में महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं, और जो हिमनद से ढका हुआ है, परमानेंट बर्फ से जमा रहता है, और इसी में माउंट एवरेस्ट है। और यहाँ पर है जो इसी हिमनद के पिघलने से सदावाहिनी जो अपनी नदियाँ उनको पानी मिलता है। और अगला जो है इसी का जो बीच का हिमालय है वो है निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, जो बीच का है। और जो अंतिम है सबसे बाहरी हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है अपना। अगला जो प्रश्न है बच्चों प्रायद्वीपीय नदियों से लेकर है, अपवाह तंत्र से, कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां मौसमी क्यों होती है। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां हैं मौसमी क्यों होती है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। जो वर्षा होती है उसी से ही लगातार है जो इनको जल प्राप्त होता है। अगर जैसे ही बारिश के दिन समाप्त होते हैं बच्चों, तो इनको है जो जल मिलना बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, इनको जल मिलना बंद हो जाता है। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं वो मौसमी होती है क्योंकि जो प्रायद्वीप के जो बाकी भारत के अंदर जो नदियां वो सदाबहार है, उनको हिमालय से अनवरत जल मिलता रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां मौसमी है, इसका पहला कारण है बच्चों कि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। जब तक बारिश रहेगी तब तक ये पूरे वेग में बहेगी, और जैसे ही बारिश का समय खत्म होगा तो ये लगभग सूख ही जाती है। न के बराबर जलधारा इसके अंदर पाई जाती है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। जो दक्षिण भारत की बड़ी बड़ी नदियाँ गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो ये नदियाँ हैं शुष्क मौसम में गर्मियों के दिनों के अंदर जो बच्चों बहुत ही छोटी जलधारा के रूप में बहने लगती है। इसी कारण से प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ हैं जो मौसमी होती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न बच्चों,
भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? जो भारत की जलवायु का प्रश्न है बच्चों की, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की क्यों है? तो इसका जो पहला जो कारण है वो है मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है और भारत का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में आता है। जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है बच्चों वो इस प्रकार से है पृथ्वी पर कि उसका जो भाग है 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच आता है और इसी समय जो वहाँ पर अधिक भी गर्मी भी अधिक रहती है और वहाँ पर जो जल प्राप्त होता है वो गर्मी के मानसून के द्वारा ही प्राप्त होता है। और जो दूसरा जो कारण है मानसूनी पवनों से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। भारत में जो बारिश होती है बच्चों अन्य देशों के मुकाबले सबसे अधिक जो है मानसून से प्राप्त होती है और इसी वजह से है जो मानसून आपको पता होगा बच्चों की गर्मियों के दिनों में जब हवाएं या समीर है तो जल से स्थल की तरफ यानी कि समुद्र से स्थल की तरफ जब गति करती है तो वहां पर आकर वो बारिश करती है। इसी कारण है जो भारत के अंदर मानसून यानी कि जो जून से लेके अगस्त सितंबर तक के महीने तक पूरी बारिश होती है और इसी वजह से भारत की जलवायु है जो मानसूनी जलवायु कहलाती है। ठीक है बच्चों। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो लोकतंत्र से संबंधित है, राजनीति वाले पार्ट से है कि लोकतंत्र नागरिकों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। कैसे? जो लोकतंत्र है वो आम नागरिकों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है कैसे? इससे सबसे पहले अपने को समझने पड़ेगा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है या लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। लोकतंत्र का परिभाषा होती है बच्चों जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन यानी कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। अगर जो लोकतंत्र होता है उसके अंदर आम नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अवसर मिलता है और वो अपने अच्छे और अपने फायदे के लिए देश हित के लिए अपनी जो समान विचारधारा वाले जो लोग होते हैं उनको है वो जिताकर सरकार बनाने भेजते हैं और देश के विकास में सहायक होते हैं। इसी वजह से है जो लोकतंत्र नागरिकों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। आपने चुनाव देखे होंगे बच्चों, चुनाव में जो नेता है घर घर घूमते हैं और आम नागरिक से मिलते हैं और अपनी जो पार्टी या अपने दल की जो सोच होती है जो विचारधारा होती है उनको लोगों के सामने रखते हैं और अधिक वोट लेने का प्रयास करते हैं। इसी में बात करते हैं कि लोकतंत्र नागरिकों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। कैसे लोकतंत्र नागरिकों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है? यह राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को एक 18 वर्ष उम्र पूर्ण करने के बाद महिला पुरुष किसी के आधार पर भेदभाव न करके, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न करके बच्चों उनको राजनीतिक समानता दी जाती है और उनको वोट देने का अधिकार मिलता है। ठीक है बच्चों, ये केवल लोकतंत्र में ही संभव है, बाकी जो अन्य जो राजशाही तानाशाही है या राजशाही उसके अंदर ये अधिकार नहीं मिलता है। इसके अलावा लोकतंत्र में लोग स्वयं शासक होते हैं। आपको जैसे बताया मैंने लोकतंत्र में स्वयं शासक होते हैं। स्वयं शासक कैसे होते हैं कि वो अपनी विचारधारा या जिस दल में वो निष्ठा रखते हैं या जिस व्यक्ति से वो प्रभावित है उनको अधिकतम वोट देके जिताकर है जो संसद में भेजते हैं। इस प्रकार से वो स्वयं शासक होते हैं। सरकार नागरिकों के प्रति उत्तरदायी है और यदि वे सही ढंग से कार्य नहीं करती तो सरकार को वापस वो अगली बार चुनावों में गिरा भी सकते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों कि नागरिक स्वयं वोट देते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। अगर सरकार नागरिकों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जिस उद्देश्य से या जिस भावना से जिस दल को हमने जिताया है और उसकी सरकार बनी है, अगर वह कार्य ढंग से नहीं कर रहा है तो जब भी अगले चुनाव आते हैं तो नागरिकों द्वारा या जो अपने मतदाता है उनके द्वारा है जो बच्चों उस पार्टी को या उस विचारधारा को चुनाव में वोट नहीं देकर उनको सरकार से बेदखल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर लोकतंत्र में सरकार अच्छे से कार्य नहीं कर रही है तो उन्हें है जो सरकार अगले चुनावों में बेदखल भी कर सकती है उनको और बदल भी सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संविधान से है, राजनीति विज्ञान के। संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? जो संविधान की प्रस्तावना है बच्चों उसे आत्मा कहा जाता है और प्रस्तावना के अंदर संपूर्ण संविधान के एक तरह के कह सकते हैं छोटा रूप है, उस तरीके से कि उससे हमें पता चल जाता है कि जो संविधान लिखा गया उसकी आत्मा क्या है, उसके मूलभूत तत्व क्या है। तो जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना का क्या महत्व है संविधान के अंतर्गत? जो इसकी प्रस्तावना का महत्व है बच्चों की संविधान की प्रस्तावना में यह दर्शन होता है
कि जिस पर पूरा संविधान निर्मित होता है। जैसे मैंने बताया आपको, पूरी भावना जो भारत के नागरिक है उनको संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए, क्या क्या समानताएं दी गई है, क्या क्या उनको है जो राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक उस रूप से उनको है जो विकास करने का कार्य किया गया, उसकी पूरी जानकारी हमें प्रस्तावना से मिल जाती है। उसके अलावा सरकार के कानूनों तथा कार्यों के परीक्षण में मूल्यांकन का मापदंड प्रदान करता है। ये भारतीय संविधान की आत्मा है। जो प्रस्तावना है वो सरकार जहाँ अधिकार नागरिकों को अधिकार देता है बहुत अधिक, वहीं सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उनको परीक्षण, उनको चेक करना और उनका एवेल्यूएशन, उनका मूल्यांकन करने का एक निश्चित मापदंड प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान है जो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। ठीक है बच्चों। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो चुनावों से संबंधित है, चुनावी प्रक्रिया से, निर्वाचन प्रणाली से, कि चुनावों में धांधली के कुछ आरोपों का उल्लेख कीजिए। जैसा कि हम कई बार सुनते हैं कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के अंदर जो भी बाहुबली नेता होते हैं वो अपने राजनीतिक रसूख और आर्थिक रसूख और कुछ दादागिरी के माध्यम से है जो चुनावों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं और धन और बाहुबल के प्रयोग से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। उन्हीं का कुछ उदाहरण देना है कि जो चुनाव में धांधली के कुछ आरोपों का उल्लेख, कौन कौन से आरोप लगा करते हैं आमतौर पर। चुनाव में धांधली के कुछ मुख्य आरोप है मतदाता सूची में गलत नामों को शामिल करना तथा सही नामों को हटा देना। ये जब चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली जब तैयार की जाती है तो उसके अंदर है जो बच्चों, उसके अंदर जो है नेता, राजनेता होते हैं अपने बाहुबल का प्रयोग करके जो मतदाता सूची होती है उसमें से कुछ नाम, गलत नामों को तो जुड़वा देते हैं जो उनके पक्ष के होते हैं, और जो विपक्ष के जो वोट नहीं देने वाले होते हैं बच्चों, उन नामों को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, सही नाम है उनको हटा देते हैं और जो उनके पक्ष के हैं उनके नामों को वो जुड़वा देते हैं। दूसरा, सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी साधनों व अधिकारियों का दुरुपयोग करना। जो पार्टी चुनाव से पहले शासन कर रही होती है, सरकार में होती है, वो सरकारी जो मशीनरी होती है और जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनका दुरुपयोग करके अपने पक्ष की अधिकतम चीज़ें करवाती है और उनके द्वारा उसकी पार्टी को या उस सरकार को अधिक फायदा पहुंचाने का भी कार्य करती है। उसके अलावा जो तीसरा प्रमुख आरोप है वो है धनी उम्मीदवारों द्वारा बड़े राजनीतिक दलों द्वारा अत्यधिक धनों का प्रयोग। इसके अलावा जो बड़े उम्मीदवार होते हैं, धनी पैसे वाले, वो पैसे के बल पर, और बड़े जो राजनीतिक दल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा धन का प्रयोग करते हैं चुनावों को प्रभावित करने के लिए, चुनाव परिणाम प्रभावित करने के लिए। जो राजनेता होते हैं वो अत्यधिक दल, जो बड़े दल है वो और बड़े राजनेता अत्यधिक पैसों का प्रयोग करके मतदाता है उनको प्रलोभन या लालच के द्वारा है जो उनको प्रदान किया जाता है। लालच, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कई बार धन भी बांटा जाता है या मिठाई के रूप में या उपहार गिफ्ट के रूप में कुछ चीज़ें दी जाती है और उनसे है जो अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए उनको तैयार किया जाता है। इस प्रकार से भी है जो आप चुनावों में आरोप है जो तय होते हैं कि चुनाव में धांधली की जा रही है। और जो अगला जो कारण है वो है मतदाताओं को लालच देना या वोट लूटना। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा वोटिंग होती है। पहले के समय में बैलेट पेपर पर जो है जो बच्चों पर्ची डाली थी तो कई बार वोटिंग जो बूथ हुआ करता था उसको लूट लिया जाता था और फिर मतदाताओं को लालच भी दिया जाता था। अगला जो प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह की जाती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है कि भारत का प्रधानमंत्री किस प्रकार नियुक्त होता है। भारत में पहला जो बात ये है कि भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो एमपी चुने जाते हैं उसमें से जो बहुमत दल का नेता होता है उसको राष्ट्रपति है जो नियुक्त करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति लोकसभा में अथवा मिलीजुली पार्टियों के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। इसके अलावा और देखें तो यदि किसी दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दो तरीके होते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के, एक तो जो बहुमत दल का जो नेता होता है, ठीक है, जो मेजोरिटी के जो पार्टी होती है उसके दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को में नियुक्त करता है और कुछ समय बाद वो संसद के अंदर है जो अपनी लोकसभा में जो अपनी बहुमत दल को साबित करता है। उसके अलावा दूसरा तरीका, जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना करे तो जो सबसे बड़ी जो पार्टी होती है उसको राष्ट्रपति उस पार्टी के नेता को जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसे फिर लोकसभा के अंदर अपनी बहुमत को साबित करना पड़ता है। अगर वो बहुमत साबित कर देता है तो उसकी सरकार बनी रहती है, वो बना रहता है, अन्यथा वो हट जाता है और दूसरी पार्टी को आमंत्रित
किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है भूगोल का कि कृषि भूमि मापने की मानक इकाई का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जो कृषि भूमि होती है अपनी जमीन, उसको मापने की संक्षिप्त इकाई, जो यूनिट है, किस आधार पे मापा जाता है, उसकी पैमाना क्या होता है, उसकी बात करते हैं। तो भारत में कृषि भूमि को नापने की जो इकाई वो हेक्टेयर है। भारत में जो कृषि भूमि नापी जाती है बच्चों, वो हेक्टेयर में नापी जाती है। किसमें? हेक्टेयर में। और जबकि गांवों की भूमि को नापने के लिए क्षेत्रीय इकाइयाँ जैसे बीघा, गूठा आदि का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मानक इकाई है जो हेक्टेयर ही है। जो आपने देखा होगा गांवों में तो बीघा और बिस्वा के हिसाब से चलती है, लेकिन जो आधिकारिक जो इकाई है बच्चों, सरकार द्वारा जिसे माना गया है भूमि मापन के लिए प्रयोग में लिया जाता है पटवारी द्वारा और सरकार द्वारा, वो है बच्चों हेक्टेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक हेक्टेयर बराबर 100 मीटर की भुजा वाला वर्ग। ठीक है बच्चों, 100 मीटर जो भुजा का जो वर्ग है बच्चों, उसका जितना माप आएगा, ठीक है, वो क्या होगा बच्चों? 1 हेक्टेयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि प्रश्न ये भी बनता है आपके छोटे प्रश्नों में कि भारत में भूमि मापन की जो इकाई है वो है हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितना होता है बच्चों? 100 मीटर भुजा वाला जो एक वर्ग होता है, उसके बराबर की जो जितनी इसका क्षेत्रफल आता है उसके समान ही 1 हेक्टेयर की इकाई है जो मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? जो संसाधन हुआ करता है, रिसोर्स, सोर्स, ठीक है, उसके रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं? संसाधन की बात कर, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, लोह एलो, ठीक है, भूमि संसाधन, पशु संसाधन, जन संसाधन। इसी में से जो है संसाधन के रूप में लोगों के रूप में, जो लोगों को भी एक संसाधन के रूप में माना गया है, ठीक है, मानव संसाधन जिसे आप कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं उसे आप? मानव संसाधन। मानव संसाधन के रूप में जो है व्यक्ति को या पुरुषों को, जो भी जनसंख्या, उसको क्या माना जाता है, उसे क्या समझते हैं? उसके प्रश्न का उत्तर है, जिस प्रकार भूमि पूंजी उत्पादन के मुख्य संसाधन होते हैं, उसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण सुविधाओं में निवेश करके लोगों को भी मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और इससे मानव पूंजी भी भूमि और भौतिक पूंजी के रूप में ही उपयोगी होती है। जो वैसे बताया आपको कि जिस प्रकार से भूमि और पूंजी उत्पादन के मुख्य साधन होते हैं, उसी प्रकार से जो सरकार है वो मानवों के लिए, जो अपने नागरिक है उनके लिए उचित शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करती है, और उन्हीं से है जो अधिकतम है जो लाभ प्राप्त करने का कार्य करती है। जैसे जिस प्रकार कोई धंधा शुरू करते हैं अपन, उद्योग, तो उसके अंदर भूमि चाहिए, पूंजी भी चाहिए, रिस्क लेके फिर अपन फैक्ट्री खोलते हैं, और फिर उससे अपने को जितना अच्छा अपन उसके अंदर पूंजी का यूज़ करेंगे, अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, उतना ही अधिक कम निवेश में अधिकतम अपने को लाभ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जो मानव है उसके ऊपर सरकार द्वारा है जो अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे प्रशिक्षण, ट्रेनिंग्स की सुविधा देकर लोगों में भी है जो निवेश करते हैं और मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और यही मानव पूंजी आगे चलकर है जो सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में बड़े आपको शिक्षाविद मिलेंगे, विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी वाली जो नई चीज़ें तैयार की जाएगी, उसी से है जो देश का आगे विकास होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो संसाधन रूप में है जो मानव है वो सरकार के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ करते हैं। ठीक है बच्चों, और मानव संसाधन के तहत ही इन भूमि के तरह ही इन इंसानों की भी है जो रक्षा और सुरक्षा की जाती है। मानव पूंजी जो है, मानव पूंजी भी भूमि और भौतिक पूंजी की भांति ही उत्पादक बन जाती है। इसे ही संसाधन के रूप में लोगों की संज्ञा दी जा सकती है। जिस प्रकार से अपने बोलते हैं संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? भूमि से, ठीक है, और भूमि पर ही उसी संसाधनों से ही देश का विकास भी किया जाता है, उद्योग भी चलते हैं और आयात निर्यात भी किया जाता है, और उन सभी चीज़ों को मिलाकर एक भौगोलिक इकाई के रूप में एक देश तैयार होता है और वो अपनी तरक्की करता है। लेकिन जब तक मानव संसाधन अच्छे नहीं होंगे किसी देश के, तो भले ही आपके पास बहुत अधिक धन है, बहुत अधिक प्रकृति ने आपको बहुत सारे जो है संसाधन दिए, लेकिन मानव संसाधन अच्छा नहीं है आपका, तो आपका देश है जो विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए सरकार है जो अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि के ऊपर है जो रोजगार पर, आम लोगों पर है जो खर्च करती रहती है, जिससे कि उनका मानव संसाधन अच्छा हो और देश का विकास भी अच्छा हो। अगला जो प्रश्न है वापस इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास है उसका है, उसमें से फ्रांस की क्रांति से संबंधित है।
थर्ड स्टेट, तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाओं की क्या स्थिति थी? जैसा कि अपन ने देखा कि फ्रांस के अंदर जो सम्राट था उसकी सलाह देने के लिए एक एस्टेट जनरल थी, नेशनल असेंबली, जिसका बाद में नाम कर दिया गया था। उसके 3 पार्ट थे, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और थर्ड एस्टेट। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय एस्टेट के अंदर कुलीन वर्ग, और जो तीसरे एस्टेट था उसके अंदर व्यापारी, आम लोग, कृषक, ठीक है, और मजदूर वर्ग उसके अंदर शामिल थे। उसमें महिलाएं भी है जो तृतीय स्टेट की हिस्सेदार थी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई, फल फूल, सब्जियां बेचना, अथवा जो ऊंचे घर थे घराने के, उनके अंदर साफ सफाई का घरेलू कार्य किया करती थी। और जो अधिकांश जो महिलाएं थी उनके पास पढ़ाई लिखाई था, व्यवसायिक जो कौशल था उसकी कमी थी। ठीक है बच्चों, जो थर्ड एस्टेट में जो महिलाएं थी वह घरेलू कार्य किया करती थी और अपना जीवन निर्वाह किया करती थी। और जो थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी उनका जो प्रमुख जो समस्या थी वो ये थी कि अधिकांश जो महिलाएं थी उनके पास पढ़ाई लिखाई या व्यावसायिक प्रशिक्षण का मौका नहीं दिया जाता था। उसके अलावा जो थर्ड स्टेट के अंदर अन्य जो महिलाएं थी, अन्य जो व्यक्ति थे, वो कुछ पढ़े लिखे थे, उन्हें प्रशिक्षण भी प्राप्त था, लेकिन जो महिलाओं की स्थिति है वो सबसे दयनीय स्थिति थी। उनके पास न तो पढ़ाई लिखाई थी, न ही उनको कामकाज के लिए कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता था, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो वेश्यावृत्ति के लिए भी कार्य करती थी। कुल मिलाकर जो तीसरा, या जिसे आप कहते हैं तृतीय एस्टेट, उसके अंदर जो व्यापारी थे, किसान थे, मजदूर वर्ग थे, और उनमें महिलाएं भी थी। जो तृतीय वर्ग के अंदर जो महिलाएं थी उनकी स्थिति सबसे दयनीय थी। न तो और न ही उनको है जो वोट देने का अधिकार था, उसके अलावा व्यापारी वर्ग कुछ न कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, और किसान वर्ग को भी उनके पास कुछ प्रशिक्षण था, कुछ किसान पढ़े लिखे भी थे, लेकिन महिलाओं की स्थिति सबसे दयनीय थी। इस प्रकार कह सकते हैं कि थर्ड जो स्टेट है, थर्ड जनरल है, थर्ड स्टेट जनरल, उसके अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत ही अधिक दयनीय थी। पढ़ाई लिखाई थी नहीं, प्रशिक्षण उनको दिया नहीं जाता था, और घरेलू कामकाज और जो खेती बाड़ी के अलावा उनके पास अन्य कोई भी कार्य करने के लिए योग्यता नहीं थी। अगला जो प्रश्न है वो रूस की क्रांति से संबंधित है। खूनी रविवार, खूनी रविवार की घटना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। जो खूनी रविवार की जो घटना है बच्चों, वो जनवरी 1905 में घटित हुई थी, और इसमें रूस में एक हड़ताल करने वाले जो मजदूर वर्ग था रूस का, उन्होंने एक जुलूस निकाला, और एक फादर गेपांथो थे, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई थी। रूस के अंदर जो मजदूरों ने हड़ताल करी थी, उन जनवरी 1905 का दिन था बच्चों, और फादर गेपान थे, उनके नेतृत्व में जो मजदूर थे उन्होंने जुलूस निकाला। तब जो है रूस का जार, वो अपने विंटर पैलेस, जनवरी है, सर्दियों का दिन है, जो सर्दी में जार राजा रहा करता है, विंटर पैलेस सर्दियों का उसका जो राजमहल था, जार का महल, वहाँ पर पहुँचा, और पुलिस वाले और उनके बीच में आपस में है जो कोकेक्स जो है पुलिस, और राजा के जो जार के पर्सनल जो बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक, कोसेक्स है जो जार के क्या थे बच्चों, अंगरक्षक, उनके बीच में और हड़ताली जो मजदूर है उनके बीच में आपस में झड़प हुई। उसके कारण है जो कोसेक्स और पुलिस ने मजदूरों पर गोलीबारी कर दी, और उसमें लगभग 100 से अधिक है जो बच्चों जो है हड़ताली मजदूर मारे गए। और वो जो जनवरी का दिन वो रविवार का था, और इतिहास में वही है जो खूनी रविवार के नाम से दर्ज है, और स्पेशल रूस की क्रांति में खूनी रविवार के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है बच्चों, और खूनी रविवार और ब्लडी संडे के नाम से भी इसे कई बार आपको किताबों में या आपको पत्र पत्रिकाओं में देखने को मिलेगा। इसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए, 300 के लगभग घायल हुए, और ये रविवार का दिन था। जार इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की घटना का इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, जब भी कोई वर्ग राजशाही के खिलाफ शुरू से यह रहा है कि विद्रोह करेगा, तो फिक्स है कि उसके अंदर आम जनता के ऊपर दमनकारी कानून लागू होगा, और जो आम नागरिक है उनको बहुत अधिक हानि उठानी पड़ेगी। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना क्या है। नवंबर 1938 में एक जनसंहार में नाजियों द्वारा यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों में हमले किए गए, यहूदी प्रार्थना घर को जला दिए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया, और इस घटना को नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास कहते हैं। जो नाजी है बच्चों, जो जर्मनी में जो नाजी लोग थे हिटलर के, ठीक है, उनके द्वारा यहूदी जो धर्म के लोग थे
ठीक है। यहूदी धर्म के जो लोग थे बच्चों, उनके ऊपर बहुत ही अधिक कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया। इसके अंदर ये जो नाजी है वो अपने आप को आर्य या आर्य रक्त या आर्यों की संतान बता रहे थे कि हम ही संसार पर सबसे पवित्र और सबसे अच्छी नस्ल है, हमारे अलावा जो दूसरे जितनी भी नस्लें हैं वो सब हमारी गुलामी के लिए पैदा हुई है। और इसी समय जर्मनी में जो यहूदी लोग रहे थे उन पर बहुत ही अधिक नरसंहार किया गया। और जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध की कोई घटना अगर आपको देखने को मिलेगी तो यहूदियों को बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाकर उनके अंदर डाला गया और उनको वहाँ पर मार दिया गया था। केवल बचा के रखे गए तो पुरुषों को, और पुरुषों से भी उनसे लगातार जो विश्व युद्ध के अंदर उनसे काम करवाया जा रहा था, और महिला और बच्चों को गैस चैम्बर में डाल कर बच्चों मार दिया गया था। और इसी घटना को बोला जाता है नाइट ऑफ ब्रोकन, और ये हुई थी नवंबर 1938 को। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, अच्छे जंगल और वनपालों के विचारों में क्या भिन्नता थी? अच्छे जंगल के बारे में जो वनपाल और ग्रामीण थे उनके बीच में क्या भी विचारों में क्या भिन्नता थी? जो अच्छे बड़े जंगल थे वो वनपाल यानी सरकारी अधिकारी और गांवों के बीच में जो ग्रामीण लोग थे उनको लेके, जंगलों को लेके उनके बीच में क्या विचारों में विभिन्नता थी वो देखते। अच्छे जंगल के बारे में वनपाल व ग्रामीणों के विचारों में निम्न विभिन्नताएं थी। वनपाल है जो वैज्ञानिक वानिकी के पक्ष में थे, तो ग्रामीण अपनी पारंपरिक वानिकी के पक्ष में थे। जो वनपाल थे वो वैज्ञानिक तरीके से जंगलों की वृद्धि करना चाहते थे, उसके अंदर खेतीबाड़ी करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि आप नए नए और जो पैसों के हिसाब से लाभकारी हो, आर्थिक रूप से लाभकारी हो, उन वृक्षों का आप लगाए। जबकि गांव वाले इस चीज़ के लिए पक्ष में थे कि हम पारंपरिक रूप से जो हमारी वानिकी है वो करेंगे। दूसरा जो मतभेद का कारण था, ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारा व पत्तों की पूर्ति के लिए वनों में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। जबकि वन विभाग को या वन विभाग के अधिकारी ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हो। वनपाल और ग्रामीणों में जो दूसरा प्रमुख कारण था मतभेद का वो था बच्चों कि गांव वाले चाहते थे कि हमारे जंगलों में ऐसे पेड़ हो जिनसे हमें आम जरूरतें पूरी हो, जैसे हमें जलाने के लिए लकड़ी भी मिले, चारा भी मिले, जानवरों के लिए पत्तियां भी मिले। ठीक है, इस प्रकार की अलग अलग प्रजातियां हमारे जंगल में होनी चाहिए। जबकि अंग्रेज सरकार और जो वनपाल थे, वनाधिकारी, वो चाह रहे थे कि ऐसे पेड़ लगाए जिससे हमें जाके आगे पानी के जहाज बनाने में हमारे को लकड़ी प्राप्त हो, रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मिले, और ऐसी लकड़ियाँ, ऐसे पेड़ लगाए जाए जिनकी लकड़ी अधिक मजबूत हो, सख्त हो, मुलायम हो और सीधी भी हो। इसी वजह से ग्रामीण और जो वनपाल थे उनके बीच में प्रमुख कारण था मतभेद का। उसके अलावा और देखते हैं, और उन्हीं में से लेके है जो भारत के अंदर वनपालों ने सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया और दूसरी किस्में काट डाली गई। अंग्रेजों ने सर्वाधिक भारत के जो वन क्षेत्र उसमें उनके फायदे के लिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को उन्होंने अधिक लगाया, और जो स्थानीय प्रजातियां थी उन क्षेत्रों की उनको काट डाला गया। इसी वजह से जो ग्रामीण वानिकी थी, गांव के लोग थे, और जो सरकारी अधिकारी थे वनपाल, उनके बीच में मतभेद होता रहता था। और इसी वजह से है जो कई बार है आदिवासी लोग भी इनसे प्रभावित हुए, और उन्होंने आदिवासी जो लोग हैं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भी किए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, गुज्जर कौन थे और वे अपनी आजीविका कैसे चलाते थे? गुज्जर जो समुदाय है वो भारत में आदिकाल से रहता आया है, और उनका जो प्रमुख कार्य है बच्चों वो है पशुपालन। ठीक है, गुज्जर, कांगड़ा के गुज्जर शुद्ध चारावा कबीले के लोग थे, और उनका जो मुख्यतः है वो गाय, भैंस और कुछ भेड़ बकरियां भी पालते थे। इनकी अनेक शाखाएं अलग अलग इलाकों में अलग अलग गुज्जर रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर गुर्जर है, ठीक है, वो गाय, भैंस, ऊँट वगैरह और रेबारी ऊँट का कार्य करते हैं। गुज्जर गाय, भैंस रखते हैं, ठीक है, भेड़ वगैरह मुख्यतः। इसी प्रकार भारत में जो गुज्जर एक अलग कबीला है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कांगड़ा क्षेत्र के गुज्जर हैं वो चारावा के रूप में, कबीले के रूप में जाने जाते हैं। उनका मुख्य जो है गाय, भैंस और भेड़ बकरियां पालते हैं। और जैसे जम्मू के जो गुज्जर हैं वो बकरवाल कहलाते हैं। कांगड़ा के गुज्जर
और घेड़वाल और कुमाऊं के गुज्जर जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करते हैं। ये लोग पहाड़ियों के किनारे जंगलों में निवास करते हैं और एक स्थान पर कबीला बना के रहते हैं और वहाँ पर बकरियाँ रखते हैं, अपने गाय भैंस रखते हैं। जैसे ही उस स्थान पर चारे की कमी होती है, वो जहाँ अधिक चारा प्राप्त होता है वहाँ पर सह समुदाय और पूरे कबीले के साथ आगे वो प्रस्थान कर जाते हैं। और गुज्जर है जो खाना बदोश हुआ करते हैं बच्चों, जगह जगह घूमते हैं और अपनी जो है जो प्राथमिक आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए गाय भैंस पालते हैं और उन्हीं से जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ पर वो उनको बेचकर अपनी आजीविका चलाते रहते हैं। गुज्जर लोग है जो जीवन चलाने के लिए दूध, घी और मवेशियों से मिलने वाली दूसरी चीज़ें बेचकर घर चलाते हैं। घर के मर्द मवेशियों को चराने का कार्य करते हैं और कई बार हफ्तों तक घर नहीं आते। पूरा जो एवड़ जो रेवड़ होता है, बड़ा झुंड होता है, उनको लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने जाते हैं, रोज नहीं घर आ पाते, कई बार कई दिनों बाद लौटते हैं। इस बीच वे जंगल में अपने रेवड़ के साथ ही रहते हैं। औरतें सिर पर टोकरियां और कंधे पे हांडियां लटकाकर रोज बाजार चली जाती थी और उनकी हांडियों में दूध, मक्खन, घी आदि होता था। वे सिर्फ इतनी चीजें ही बाजार में ले जा पाती थी जितनी चलाने के लिए, घर चलाने के लिए काफी। उनका जो घर चलाने का प्रोसेस था कि पुरुष बकरी चराने जाएगा, कई सप्ताह तक घर नहीं आएगा और जो उनसे जो चीज़ें प्राप्त होती थी, दही, दूध, घी, मक्खन, उनको घर की महिलाएं हांडियों में डाल के बाजार ले जाती थी और उतना ही लेके जाती थी जितना कि कुछ समय के लिए, 1 या 2 दिन के लिए घर का कार्य चल सके। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वर्तमान में जो भारत सरकार द्वारा नदियों को संरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि नदियाँ जल की कमी से सिकुड़ती भी जा रही है। जल के जो नदियों के क्षेत्र उसमें अतिक्रमण भी बहुत हो रहा है और नदियों में बड़े बड़े शहरों का अपशिष्ट पदार्थ, गंदे जो जल है वो भी छोड़ा जा रहा है। इसी वजह से जो नदियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोग बनाया है और उसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोग देश में नदी सफाई का कार्यक्रम जो है उन्होंने शुरू किया है और जो राष्ट्रीय आयोग है ये 1985 में शुरू किया गया और इसका जो प्रमुख कार्य हुआ है गंगा कार्य योजना के नाम से इसका शुरुआत करी गई। और 1995 में भारत की नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए, उन्हें स्वच्छ बनाने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोग NRCP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जो चलाया गया है। ठीक है बच्चों, इनके द्वारा है जो राष्ट्रीय स्तर की बड़ी नदियां उनको संरक्षित किया जा रहा है, उनको प्रदूषित होने से बचाया जा रहा है। ठीक है, और इसी के तहत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत ही 1995 में अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख जल स्रोत है और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना देश के नदियों के जल को प्रदूषित होने से या कम करने के लिए जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। जो NRCP जो बनाई गई है बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय नदियों की संरक्षित करना और जो छोटी नदियां हैं उनको मुख्य नदियों में जोड़कर उन बड़ी नदियों के अंदर साल भर है जो जल की उपलब्धता करवाना। इसके अलावा नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिससे कि एक स्थान पर नदी में अगर अधिक जल आ जाए, बाढ़ की स्थिति हो, तो वो अतिरिक्त जल बहकर समुद्र में न जाए और अपने ही देश की जो अन्य नदियाँ हैं उनके साथ लिंक कर दिया जाए, जिससे देश के सभी इलाकों में है जो जल की आपूर्ति भी हो पाएगी और जलियों का जो नदियाँ हैं उनका संरक्षण भी आसानी से किया जा पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण हेतु गोरे और काले लोगों के विचार विमर्श के बाद किन बातों पर सहमति हुई? जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद की नीति चल रही थी अंग्रेजों की, वहां पर है जो काले और गोरे लोग, अंग्रेज और स्थानीय लोगों के बीच में सहमति हुई। उसमें किन किन बातों को लेके उनकी जो बैठक में जो सहमति दर्ज हुई वो उनकी जो पहली है, दक्षिण अफ्रीका में गोरे और अश्वेत लोगों के बीच काफी लंबे समय तक बातचीत चली। इसमें से दोनों पक्ष में निम्न बातों पर सहमति हुई। उसमें जो सहमति हुई, पहला था जो अंग्रेज है गोरे लोग बहुमत के शासन के सिद्धांत तथा एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों को कुछ बुनियादी अधिकार पर भी सहमत हुए। जो गोरे लोग हैं उनके द्वारा बहुमत के शासन के सिद्धांत, यानी कि जो वोटिंग होगी उसमें जिस पार्टी का अधिक मत होगा या जो लोग अधिक है उनके हिसाब से आपको कानून बनाने पड़ेंगे। और निश्चित सी बात है कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोग अधिक थे। ठीक है, तो अश्वेत लोगों के आधार पर उन्होंने है जो इस बात को मान गए अंग्रेज की हम शासन करेंगे और एक व्यक्ति को एक वोट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट। पहले क्या होता था कि वहां पर है जो कुछ व्यक्तियों की वोट देने का अधिकार था, अन्य को नहीं था। जब ये लंबा संघर्ष हुआ तो उसके बाद में अंततः ये रिजल्ट निकला कि प्रत्येक व्यक्ति को
एक वोट देने का अधिकार रहेगा तथा गरीब और मजदूर लोगों को बुनियादी अधिकार, जैसे बुनियादी अधिकार मतलब शिक्षा, चिकित्सा, आवास और कुछ घूमने फिरने की आज़ादी है, जो उनको प्रमुख रूप से उनको अधिकारों को में भी उनको जोड़ी गई। इस प्रकार से जो श्वेत और अश्वेत के बीच में संघर्ष हुआ वो अंततः समाप्त हुआ। और जो अगला प्रश्न है, भारत की निर्वाचन प्रणाली, चुनाव प्रणाली की विशेषता। भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषता है निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं। आपको पता है भारतीय संविधान जो निर्वाचन है उसकी प्रमुख विशेषता है कि हर 5 साल बाद में चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष और बिना बाहरी हस्तक्षेप के चुनाव होते हैं। क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई गई। क्षेत्र विशेष के आधार पर जैसे कि भारतीय जो प्रशासन है और चुनाव है वो अलग अलग आधार पर, राष्ट्रीय आधार पर लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग चुनाव, और जो राज्य उनके अंदर स्थानीय स्वशासन ना, जो नगरीय स्वशासन है वो अलग है बच्चों, और जो पंचायती राज है वो अलग। जो क्षेत्र विशेष के आधार पर नगरीय और स्थानीय पंचायत के आधार पर अलग अलग चुनाव कराए गए। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया गया। ठीक है, चुनाव करने के लिए आप बड़े इलाके में नहीं करा सकते, तो भारतीय जो भौगोलिक स्वरूप है उसके अंदर अलग अलग है जो क्षेत्र बना दिए गए, जिसे हम निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। टुकड़ों में बांट लिया गया भारत को चुनाव के हिसाब से आसानी से चुनाव कराने के लिए, और वो कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। उन्हें संख्या दी गई 1 से लेके 500 तक, 542 तक संख्या, निर्वाचन संख्या 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, और उनको क्षेत्रों में बांट लिया गया। प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। ठीक से, जो क्षेत्र है उसमें से एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। जैसे मान लो अगर लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव की, तो जो एक लोकसभा क्षेत्र उसमें से एक सांसद चुना जाएगा। और अगर अपन राज्य की बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा जो चुनाव क्षेत्र है वो भी चुना जाएगा, उसमें से एक विधानसभा के लिए प्रतिनिधि चुनेंगे। और इसी प्रकार अगर गांव और नगरों की बात करें तो उन्हें जो वार्डों में बांटा गया, एक वार्ड से एक वार्ड पंच, और एक जो अंतिम जो इकाई बचेगी गांव या नगर, वहां से या तो नगर पालिका अध्यक्ष चुना जाएगा एक क्षेत्र विशेष से, और या फिर सरपंच चुना जाएगा। ठीक है बच्चों, अलग अलग वार्डों में उनको और अलग अलग निर्वाचक क्षेत्रों में उनको बांटा गया। इससे क्या होता है बच्चों की चुनाव में आसानी रहती है निर्वाचन विभाग को। मतदाता देखो, प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। संविधान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षित क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। चुनाव के अंदर जो प्रमुख व्यवस्था की गई बच्चों, अपन ने अलग अलग भागों में बांट लिया, एक क्षेत्र के लिए एक व्यक्ति। इसके अलावा जो समाज के अंदर एससी और एसटी वर्ग है बच्चों, एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई। आरक्षण की सुविधा मतलब कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर इन जनजातियों की बहुलता है या फिर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पर वह सीटें उनके लिए, एससी एसटी के लिए क्या कर दी गई बच्चों, आरक्षित कर दी गई, रिजर्व कर दी गई। वहां से हमेशा है जो एससी एसटी का उम्मीदवार ही खड़ा होगा और वही जीतकर आगे जाएगा। इसके अलावा है जो बच्चों महिलाओं को भी काफी है जो अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं के लिए भी सीटें हैं जो बच्चों चुनाव में रिजर्व की गई है। इसके अलावा और देखें तो मतदाता सूची का निर्माण, चुनाव की प्रक्रिया व तिथियों की घोषणा के साथ प्रारंभ हो जाता है, और एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब उस क्षेत्र के मतदाताओं की नवीनतम सूची का निर्माण किया जाता है। जैसे ही चुनाव की सूची का निर्माण, चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे चुनाव की घोषणा होती है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसी के साथ है जो मतदाता सूचियों का निर्माण होने लगता है। नई सूचियां बनाई जाती है। जो नए वयस्क मतदाता जो नए बने 18 साल की उम्र पूर्ण करी है, उनके नाम जोड़े जाते हैं। और ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या वह उस क्षेत्र को छोड़कर अन्य जगह है जो निवास कर रहे हैं, वहां पर उनका नाम जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो मतदाता सूची का भी निर्माण किया जाता है। इसकी वजह से फैसला हो जाता है कि इस क्षेत्र के मतदाताओं की नवीनतम सूची का निर्माण किया गया है। उसके अलावा मतदाता सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। जो मतदान करने के लिए तैयार व्यक्तियों की सूची तैयार की जाती है, उसे चुनाव आयोग मतदाता सूची के नाम से पुकारते हैं, उसके नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है बच्चों, हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मत डालने का अधिकार है, और सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली है। 18 साल से बड़े सभी व्यक्ति का है जो वोट देने का अधिकार है, लेकिन मतदाता सूची में नाम, ठीक है बच्चों, मतदाता सूची में
नाम है जो जोड़ने का कार्य ये, और ये व्यवस्था है सरकार की जिम्मेदारी। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर वो अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए, आपने देखा होगा गांव में आपके टीचर के द्वारा है जो मतदाता सूची को लगातार अद्यतन अपडेट किया जाता है, नए नाम जोड़े जाते हैं और पुराने हटाए जाते हैं। और जो अन्य जो प्रमुख जो विशेषता है कि 5 वर्ष के बाद मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। हर 5 साल के बाद हमेशा मतदाता सूची नई बनाई जाती है, अपडेट भी किया जाता है। साथ में अंततः हर अंतिम जो 5 साल जैसे चुनाव होने वाले हैं तो उससे जस्ट पहले कुछ समय पूर्व चुनाव आयोग आदेश जारी करता है कि नई मतदाता सूची तैयार की जाए। ठीक है बच्चों, तो और पूर्ण नवीनीकरण, उसके अंदर कोई अपडेटेशन नहीं होता, बिल्कुल ही नई मतदाता सूची बनाई जाती है। तथा निर्वाचन आयोग ने फर्जी मतदान को रोकने के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने की दृष्टि से, सबसे बड़ी चीज निर्वाचन आयोग जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है निष्पक्ष और बिना भेदभाव के है जो बच्चों चुनाव करवाया जाए। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग फर्जी मतदान को रोकने व स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने की दृष्टि से मतदान के लिए मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करता है। भारतीय निर्वाचन जो है प्रणाली, उसकी एक विशेषता है कि फोटो पहचान पत्र जारी करता है मतदाताओं के लिए। फोटो पहचान पत्र, आइडेंटिटी जो कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड, वो जारी किया जाता है। तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, पहले भारत में बैलेट पेपर पर्चे से है जो चुनाव होते थे उसमें धांधली की अधिक संभावना रहती थी, लेकिन वर्तमान में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा वोट कराए जाते हैं। उससे फायदा ये रहता है कि एक तो उनको सुरक्षित रखने की सुविधा अच्छी रहती है और कम समय में सटीक परिणाम देने के लिए भी ये अच्छी मानी जाती है। और इससे है जो पेपर का खर्चा भी नहीं बढ़ता। चुनाव आयोग पे जो चुनाव कराने के लिए पेपर बैलेट पेपर छापे जाते हैं उनकी भी बचत होती है। और वोट डालने के लिए मतदाताओं को फोटोयुक्त राशन कार्ड, देखो पहचान पत्र के अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है जिसके साथ है जो आप वोट डाल सकते हैं। फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये चीजें भी आप वोट के लिए, वोट डालते समय पहचान पत्र के रूप में आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, जिसके आधार पर आपको वोट देने के लिए कोई भी वहां पे रोकेगा नहीं। पहचान पत्र के रूप में उनको मान्यता दी गई है। ना उम्मीदवारों का नामांकन भारत में 25 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु का कोई भी नागरिक उम्मीदवार बन सकता है। अभी एक बात और भारतीय निर्वाचन प्रणाली की विशेषताओं में कि वोट देने के लिए तो आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, लेकिन आपको चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना है, आपको उम्मीदवार बनना है तो उसके लिए कम से कम आपको 25 वर्ष की आयु या उससे पूर्ण करनी चाहिए, उससे अधिक आयु का होना चाहिए। अगर आप कोई भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको लोकसभा चुनाव के लिए मिनिमम कम से कम आपको 25 वर्ष की आयु आपको पूर्ण करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चुनाव लड़ने का इच्छुक हर उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है तथा कुछ राशि आपको चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना, जैसे ही वोटिंग होगी, इलेक्शन होंगे, आपको अगर लोकसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में खड़ा होना है तो 25 और 30 वर्ष अलग अलग उम्र है, मिनिमम 25 वर्ष आपको पूर्ण करनी पड़ेगी। जब चुनाव होंगे तो आपको एक नामांकन पत्र भरना पड़ेगा तथा उसी के साथ कुछ जमानत राशि भी आपको जमा करवानी पड़ेगी। चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको कुछ राशि है जो जमानत के रूप में भी जमा करवानी पड़ेगी, जमानत के रूप में कुछ राशि जमा करानी पड़ेगी। प्रत्येक उम्मीदवार को अपने खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों, उसके अलावा भारतीय चुनाव जो व्यवस्था उसकी विशेषता है कि आपको प्रत्येक उम्मीदवार को अपने खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक जो मामले हैं उनकी जानकारी आपको नामांकन पत्र में दर्शानी पड़ेगी। अपनी संपत्ति, चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, परिवार की संपत्ति की जानकारी देनी पड़ेगी, आप पे कितनी उधारियां हैं, बैंक का लोन है उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, आपकी कितनी शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में आपको संपूर्ण विवरण देना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों को आप, और उससे बड़ी चीज़, आपके घर में शौचालय है कि नहीं है उसकी भी आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। अगर और दूसरी चीज़, अगर 1994 के बाद में अगर आपके पास 2 से अधिक संतान है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर ये सब चीज़ें आप सही रूप से आप नामांकन पत्र के साथ में दाखिल कर रहे हो तो आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो। अगर आपने इन सभी चीज़ों में से कुछ चीज़ें अगर आपने छुपाई है या निर्वाचक विभाग को नहीं बताई है और आपके ऊपर वो आपको चुनाव जीतने के बाद भी अगर कोई आप पे आरोप लगाए और वो आरोप साबित हो जाए तो आपको आपकी उम्मीदवारी छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा चुनाव आयोग उन नामांकन पत्रों की जांच करता है व उन्हें
जो ये चीज़ें दे रहे कि उनके आधार पर ही स्वीकार करता है। अगर इसमें से किसी भी एक चीज़ की कमी है और आपने कोई चीज़ छुपाई है तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। चुनाव अभियान हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच प्राय सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। जैसे चुनाव की घोषणा होती है, नामांकन पत्र भरे जाते हैं और एक सप्ताह के नामांकन पत्र अंत में भरे जाते हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही लगभग एक सप्ताह के लिए आपको है जो भोंपू या माइक के साथ में आपको चुनाव प्रचार करने का समय दिया जाता है। और अंत में जिस दिन चुनाव होने उसके एक दिन पहले है जो आपके सभी माइक वगैरह, स्टिकर और पोस्टर हटा दिए जाते हैं। आपको डोर टू डोर, घर से घर जाके चुनाव संपर्क करना पड़ता है। इसके अलावा मतदान और परिणामों की घोषणा के चुनाव के आखिरी चरण में मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपना पहचान पत्र लेकर मतदाता केंद्र पर आता है और मतदान दल को अपनी पहचान स्पष्ट करते हुए इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर मतदान करता है। अन्य जो महत्वपूर्ण चीज है, जैसे चुनाव का अंतिम दिन होता है उस दिन है जो मतदाता अपना उचित पहचान पत्र लेके स्कूल में आएगा जहाँ भी मतदान का केंद्र है और वहाँ पे पहचान पत्र दिखाकर अपना चुनाव है जो वोट वो कर सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है भारत में मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। जो भारत का मानचित्र है उसके अंदर ये जो प्रश्न है बच्चों मैप का आपके अंदर, इसके अंदर जो प्रमुख राज्य उनको दर्शाया गया है। इसमें सबसे पहले जो दर्शाया गया है वो है बच्चों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। उसके बाद में जो दूसरा राज्य दर्शाया गया बच्चों वो है राजस्थान। और उसके बाद में जो अगला है वो है आपका दिल्ली। ठीक है बच्चों, ये जो छोटा सा इलाका दिख रहा है ये है दिल्ली, भारत की राजधानी। ठीक है, उसके बाद में जो अगला जो दर्शाया गया बच्चों वो है केरल। ठीक है, केरल के लिए पूछा गया, भारत के सुदूर दक्षिण में है जो केरल राज्य स्थित है। उसके बाद में है जो केरल का पड़ोसी राज्य तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, ये जो है ये वाला पार्ट है बच्चों वो है तमिलनाडु। इसके बाद में अगला राज्य पूछा गया बच्चों वो है आपका छत्तीसगढ़। ये जो एमपी के पास में और उड़ीसा से इस तरह पे छत्तीसगढ़ है। और उसके बाद में जो अगला राज्य पूछा गया है उसके अलावा अगर अन्य राज्य अपन देख ही ले, अगर चल ही रहा है अपना ये मैप का, तो जो प्रमुख जो अन्य राज्य है इधर इसके पास में तमिलनाडु, फिर आएगा आपके बच्चों आंध्र प्रदेश और उससे ऊपर बच्चों आपके उड़ीसा। और दक्षिण की बात करें तो ये है बच्चों आपके कर्नाटक। और ये जो इलाका दिख रहा है बच्चों ये है आपके छोटा सा राज्य गोवा। ये है आपके बच्चों महाराष्ट्र। ये है तेलंगाना राज्य। और ये जो बात करें बंगाल के इस तरफ की तरफ तो ये है बच्चों राज्य आपके पश्चिम बंगाल। और इसी के पास में है बच्चों झारखंड और ऊपर की तरफ बिहार। और जो सबसे बड़ा जो राज्य दिख रहा है आपको वो यूपी। और यूपी के ऊपर की तरफ है बच्चों ये उत्तराखंड। ठीक है, और ये लद्दाख सबसे ऊपर, ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल और बच्चों ये है पंजाब। और इसी के पास में ये हरियाणा और इधर है ये गुजरात। ठीक है बच्चों, ये है जो भारत के प्रमुख राज्य है। और अन्य बात करें तो ये सिक्किम। ठीक है बच्चों, और ये जो इलाका ये भूटान का है। और इस तरफ बात करें तो ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, असम। असम के बाद में जो ये जो राज्य दिख रहा है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और ये है जो त्रिपुरा जो 7 सीटर के नाम से जाने दिए। भारत के प्रमुख जो राज्य है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न पत्र हल करवाया पसंद आया होगा और इस प्रश्न पत्र को आप बच्चे अच्छे से पढ़े और इसी आधार पर अगले प्रश्नों की तैयारी करें। नमस्कार।